as we have seen that resistivity of any material, it is fixed at constant temperature and it is the property of material. So resistivity of any material at constant temperature is fixed, वो फिक्स्ड होती है, इट डज नॉट वेरी, ठीक है. हाउ एवर वेन टेम्परेचर इज वेरीड देन इट वेरीज, तब तो ये वेरी कर जाएगी. सो कंडक्टर्स हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी, हाउ एवर इंसुलेटर्स आर हैविंग हाइएस्ट रेजिस्टिविटी. सो कंडक्टर्स विच अलाउज चार्जेस टू फ्लो, उसको कंडक्टर्स कहते हैं. क्या रजिस्टर भी एक कंडक्टर है? बताइए. हाँ, क्योंकि उसमें भी चार्ज तो फ्लो कर ही जाता है. सो कंडक्टर्स हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी while इंसुलेटर्स का मतलब है कि विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो उसको कहते हैं इंसुलेटर. तो इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर हैज हाईएस्ट रजिस्टिविटी, तो उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी होती, क्योंकि वो चार्ज को फ्लो ही नहीं करने देता. हैज हाईएस्ट रजिस्टिविटी. तो आप अपनी टेबल निकालें बुक की, उसमें दिखाया गया है कि सिल्वर की रजिस्टिविटी क्या है. रजिस्टिविटी को रो से एक्सप्रेस करते हैं. सो इट इज इन ओम मीटर में होती है और एट 20 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है, यानी रूम टेम्परेचर पर सिल्वर की रजिस्टिविटी. ये इतनी इंपॉर्टेंट है सिल्वर की कि सिल्वर और कॉपर की तो याद रखने लायक है ही. तो सिल्वर की 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, जबकि कॉपर की ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. 1.62 इंटू 10⁻⁻8, कितनी कम है, यानी डेसिमल के आगे 8 जीरो लगाओ. ओके. सो अगर डेसिमल के आगे आप 8 जीरो लगाएंगे मेरी तो है 9. अभी ठीक है कुछ yes. ठीक है. सो अगर यस सर ओके सर, ठीक ही ठीक है. हाँ, ठीक है, तो बता दिया करिए. अगर एक दो की है तो फिर बार बार फिर उसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है. एल्यूमिनियम, तो एक बार खुद ट्राई कर लिया करो, तो क्या होता है आपका इंडिविजुअल से ना हो तब हमें कहा करो. एल्यूमिनियम की 2.63 इंटू 10⁻⁻8. टंगस्टन, और इसमें लिखने का पैटर्न आप छोड़ दें, जो भी है आप इसमें टेम्पलेट ना डाला करें. इन केस इफ यू आर हैविंग एनी बॉदरेशन जस्ट से इट टू मी, अदरवाइज इट इज़ ए काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इससे अच्छे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, जो इसमें टेम्पलेट एक भेजता है फिर दूसरा रिस्पॉन्ड करता है. तो इट इज़ नॉट ए करेक्ट पोर्टल टू म्यूचुअली कन्वर्स विद ईच अदर. हैंस better avoid, and in such if such case is there, then I think such kind of templates are not to be put over here. तो फिर अगर फिर मुझे दिखना नहीं चाहिए इसमें, आप सीधे हमसे पूछो जो पूछना है, ठीक है.
अब बाकी आपका अपना टाइम है और आप सबके पास गूगल मीट है, उसमें फिर करते रहिए अपना ग्रुप बना के, लेकिन इस समय मत किया करो। टंगस्टन दैट इज 5.20. In case I am asking something and you could not answer due to speech problem, then only you can reply by using that template. Otherwise there is no need of doing so. आपस में कंफर्म करना कि मेरी स्क्रीन ठीक है तुम्हारी ठीक है, इट इज़ अननेसेसरी। नाउ देखो चौथे नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, देन इट इज टंगस्टन। तो फोर्थ नंबर पर आते ही ये रजिस्टर बन गया। अब ये जो 10 रुपए के बल्ब मिलते हैं उन सब में टंगस्टन वायर लगता है। निकल, सो निकल की 6.85। निकल भी बहुत शाइनी मटेरियल है, जैसा स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं बिल्कुल निकल उसी तरीके से दिखता है। एंड ये -8 के ही कैडर के हैं, इससे ये 4 गुना ज़्यादा इसकी रजिस्टिविटी है। निकल के बाद फिफ्थ नंबर पे आयरन आता है। सो ये कंडक्टर के तौर पर यूज़ ही नहीं होते, इतनी ज़्यादा 5 टाइम्स ज़्यादा है तो इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दे विल बिकम रेड हॉट इन केस करंट इज पास थ्रू, तो इतने रेड हॉट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्रोमियम, तो ये जो हमारा गैस चूल्हा है वो निकल क्रोमियम एलॉय और प्लस आयरन का बना हुआ है, थोड़ा सा कार्बन है। तो 90% आयरन है, थोड़ा निकल है, थोड़ा क्रोमियम है, 0.5% कोयला यानी कार्बन है, इस तरीके से बनता है। सो निकल क्रोमियम दे आर वेरी फाइन मटेरियल, हाउएवर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी दे आर नॉट हैविंग ए गुड परफॉर्मेंस। निकल तो फिफ्थ नंबर पर आता है। एंड देन मरकरी, मरकरी में भी लोग, जब आपने 9th में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि मरकरी इज एक्सेप्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट मरकरी इज एक्सेप्शन। तो मरकरी में भी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं है। मरकरी देखो 100 गुना ज़्यादा, करीब करीब 94 टाइम्स, तो इसीलिए तो इसे एक्सेप्शन बोला जा रहा है कि अच्छा नहीं वो कर पाता है कंडक्ट। नाउ मैग्नीज, तो मैग्नीज भी एक तरीके का मेटल है, हल्का ब्लैक ग्रेइश कलर का, एंड इट इज हैविंग, सो ये जैसे 84 है, ये 94 है, तो ये 184 है। जरा अपनी बुक में देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो इससे 120 गुना ज़्यादा है। और नहीं तो कोई चाहे तो 10 टू द पावर -2, हाँ तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखो 184 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6। अब 10 टू द पावर -2 को क्या करोगे, 184 बाई 100 लिख सकते हो कि नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6। बात समझ में आ गई ना कि किस तरीके से किया गया है। तो पहले इसको हमने स्प्लिट कर दिया, फिर ये नीचे ले आए, फिर ऐसे कर दिया, लेकिन ये 184 है, वास्तविकता तो ये है कि 120 गुना ये ज़्यादा है। ओके, नाउ आप देख लें, इतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी तो वो क्या कंडक्ट करेगा। टंगस्टन ही कितना रेड हॉट हो जाता है, घर में पूरी रोशनी कर देगा रेड हॉट होके। तो इन, हाँ बोलो, वो 184 लिख दिया, फिर उसको 1.84 कर दिया, क्योंकि पावर को एडजस्ट किया ना, -8 है कि नहीं, तो वो चीज कर दी है। हाँ बोलो, ये उसका एक्सेप्शन है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 2 4 सही बताया है, क्योंकि 6 होने की वजह से आउटर सेल में 4 हुए कि नहीं हुए। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल टाइप है, तो हेक्सागोनल होने से एक कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, जरा ये देखो, एक कार्बन से 2 कार्बन और फिर ये 3 कार्बन, तो फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाए, तो वो फ्री रहता है, वो पूरे में घूम फिर सकता है। तो हर कार्बन से ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है। तो जब आप कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर देखोगे तो उसमें ग्रेफाइट बना हुआ है, हर कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, एंड ईच पॉइंट 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। जैसे कभी आपने देखा कि ताश के पत्ते को अगर आप फ्लिप करोगे तो एक के ऊपर एक पत्ता खिसकता चला जाता है, ऐसे देखा है। तो उसी तरीके से जब आप पेंसिल से लिखते हो, तो पेंसिल ग्रेफाइट की है,
तो आप बिल्कुल उसी तरीके से लिखते हो, एक एक लेयर उसमें से निकलती जाती है जो पेपर पे चिपकती जाती है, एक लेयर चिपकी, फिर दूसरी चिपकी, फिर तीसरी चिपकी, ऐसे। तो पेपर पे लिखने का मतलब है उसमें से ताश के पत्ते निकाल रहे हो। इट इज़ सो स्लिपरी, क्यों? क्योंकि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसके नीचे एक और लेयर है, और वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक एक लेयर स्लिप करते हुए निकलती जाती है और आपके पेपर पे चिपकती जाती है, इसीलिए तो पेपर पेंसिल स्मूथ चलती है और ये कंडक्ट भी करती है। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेकर ज़्यादातर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है जहाँ पर, तो इट इज़ कंडक्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमने कंडक्टर देख लिया है, तो कंडक्टर में सृजन बताओ 5वें नंबर का जो कंडक्टर है वो कौन सा है? ये ठीक बता रहे हैं, आयरन है 5वें नंबर का। और इसके अलावा 8th नंबर पे कौन आता है? हाँ, तो ये सभी कंडक्टर के बारे में हमने इनकी परफॉर्मेंस देख ली। तो इसको तो 5 नंबर पे ही तो है लिखा है। एक ये सही बता रहे थे, तो 6 नंबर पे क्या हो गया? यहाँ पर 5 नंबर पे, 5 नंबर पे निकल है, 6th पे आयरन है, 7th 8th 9th पे मैग्नीज है। अब देखो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज में हाँ, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा दैट इज मेल्ट, और फिर उसके बाद मेल्ट कास्टेड, मेल्टिंग करो फिर जमा दो। तो ऐसा करने पे कॉन्स्टेंटन एलॉय है। कॉन्स्टेंटन में क्या क्या चीज़ें होती होंगी? दैट इज कॉपर होगी और प्लस निकिल होगी। तो कॉन्स्टेंटन एलॉय 49 इंटू 10⁻⁻⁶। अगर हम इसे देखें -8 के टर्म्स में, तो क्या करो, इसमें आप क्या कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दो। इतनी बात आप देख लीजिए कि एलॉय का कितना टेम्परेचर होता होगा। मान लो 10⁻⁻2 यहाँ करो, और नीचे भी क्या करो बताओ, -2, ऐसे कर लो। तो -2 है, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाए। हाँ, तो -2 का मतलब है 49 और 0.01, इसी को तो -2 करोगे तो क्या ये 4900 हो जाएगा होम मीटर। तो ये इसकी जो रजिस्टिविटी है, क्या ये टंगस्टन से बहुत ज़्यादा है? देख लो कितनी ज़्यादा है, तो 5 है, करीब करीब 1000 गुना ज़्यादा है। तो फिर भी एलॉयज यूज़ किए जाते हैं, बहुत पतले पतले फाइन एलॉयज होते हैं। आप जब स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो कॉन्स्टेंटन का या मैंगानीन का या नाइक्रोम का एलॉय ही दिया जाता है। उसका 100 रुपये का रोल आता है, जो दिन हमने आपको रोल दिखाया तो वही बच्चों को काट काट के दिया जाता है। और जो वीडियो भी मैंने दिखाया था उसमें वो एलॉय कॉन्स्टेंटन का यूज़ कर रहा था, तो उसी से आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना होता है। तो लैब असिस्टेंट सबको थोड़ा थोड़ा पीस काट काट के देता है। तो एलॉय हो गया कॉन्स्टेंटन मैंगानीन। सो मैंगानीन में क्या है, कॉपर प्लस Mn और प्लस निकिल, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को मिक्स करके बनता है, और इसकी भी हाँ बोलो। सर मैंगनीज से सेल बनते हैं क्या? मैंगानीन से इसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर बनता है। तो ये भी इसी तरीके के कैडर का हो गया 4400। तो जैसे मैंने आपको कॉन्स्टेंटन का बताया, फिर इसके बाद मैंगानीन का बता दिया। सो दिस इज़ ऑफ मैंगानीन। मैंगानीन का इतना होता है, तो फिर भी काफ़ी है। आप देख लो 1000 गुना ज़्यादा है टंगस्टन से। ये भी कितना ज़्यादा है, आप 4000 5000 गुना ज़्यादा है। नाउ इट इज़ नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज और आयरन, इन सब से मिलके बनता है नाइक्रोम। एंड इट इज़ 100, ये और ज़्यादा है। ये एलॉयज हैं दैट इज़ -6। और अगर इस चीज़ को बड़ा करो तो इसको छोटा कर देना, 2 जीरो और बढ़ाओ तो इसे अब छोटा कर दो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे चीज़ बैलेंस बनी रहे। अगर मान लो इसको 10⁻² लिखोगे
दो जीरो को, तो अपने आप -6 नहीं हो जाएगा? 10⁻² लिखो, दो जीरो हटा के, तो माइनस तो नाइट्रोम में क्या क्या होते हैं? निकिल क्रोमियम, नाम से ही पता चल जाता है। नाइक्रोम, और एम से ये ले लिया, एम और Fe का ई ले लिया, एम से मैग्नीज ले लिया, ई से ये ले लिया, क्रोम में Cr ले लिया, एन से निकिल ले लिया, Ni से, ये हो गया। मैंगानिन, मैंगानिन में दो ही चीज़ें ली गई हैं, निकिल लिया गया है और Mn लिया गया, कॉपर नहीं आया है। लेकिन ट्राई ये किया जाता है सब कुछ लिया जाए। सो वाई एलॉयज आर यूज्ड, एलॉयज को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि विद टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी लेस, दे आर हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी। सबसे पहले इनकी रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो, हजार गुना ज़्यादा है। सो एलॉयज, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है और कंडक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स बढ़ते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन खूब कोलाइड करते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। सो एलॉयज आर हैविंग, क्या चीज़ देखी आपने? हाई रेजिस्टिविटी। अच्छा, एलॉय में एक और बात बताइए, एलॉय आर इनर्ट इन नेचर, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। एलॉयज क्या होते हैं? जैसे आपका एलॉय व्हील है, किसी के घर में जो बाइक है उसमें एलॉय व्हील होगा तो उसमें रस्ट नहीं लगेगी, रस्ट का मतलब ऑक्सीडेशन होना। सो एलॉयज आर इनर्ट टू नेचर। आपका जो कार के व्हील में भी होता है। कार के व्हील, आपका गैस चूल्हा देख लो, 10-10 साल तक उसमें पानी पड़ता है, गर्म दूध गिरता रहता है, सब कुछ डालते हो, नींबू भी गिरता रहता है, लेकिन कभी रस्ट लगा है उस पर? सो वो निकिल क्रोमियम का एलॉय है। सो एलॉयज आर इनर्ट इन नेचर, इट does not get oxidized, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका नेचर ऐसा ही रहेगा। तो हाई रेजिस्टिविटी होता है। और एलॉयज की एक और भी बात है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हायर टेम्परेचर तक इसे गर्म करोगे, सो दे कैन बी यूज्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर आल्सो विदाउट मेल्टिंग। तो बहुत ऊंचा भी गर्म कर दोगे, देखो 2000 डिग्री सेल्सियस तक कोई चीज़ गर्म करोगे तो रेड हॉट हो जाती है, लेकिन एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बियॉन्ड 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लाल, फिर उसके आगे और गर्म करो तो और हीट होगी तो वो ब्लू हॉट हो जाएगा। सबसे कम गर्म चीज़ रेड हॉट है, फिर उसके ऊपर ग्रीन हॉट है, और सबसे ऊपर ब्लू हॉट को छू लिया तो हालत आपकी ख़राब है। या आपकी मोमबत्ती में, कैंडल में, अगर आपने ऐसा कोई पोर्शन है जो ब्लू कलर का है, वहाँ पर उंगली ज़्यादा देर के लिए रख दी तो बहुत बुरी तरह से जलेंगे। सो इस तरीके से इनकैंडिसेंसी में जो 200 डिग्री से 2000 डिग्री वाला सेल्सियस है कैंडल में, वो रेड हॉट है, और आपका 2700 डिग्री सेल्सियस वाला पोर्शन है वो ब्लू हॉट है। तो कलर के चेंज होने से भी टेम्परेचर बदलता रहता है। सो हाँ बोलिए। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो दे कैन बी यूज्ड, आप बोलिए, एट एलिवेटेड टेम्परेचर। उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी यूज़ कर सकता है। तो ये सारी खूबियाँ हैं। तो टेम्परेचर के साथ, with temperature their resistivity not changes much, hence they are also used as standard resistor। टेम्परेचर बदल जाए, नहीं तो फिर आपके हर लैब में एसी लगाना पड़ेगा, नहीं बच्चे कहेंगे हमारा ओम्स लॉ ख़राब हो गया, अभी धूप आ गई, 1 घंटे कर रहे थे, तब सुबह बुलाया था तब तो ठंडक थी, अब गर्मी हो गई, सर सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए एलॉयज की एक और खूबी है कि दे आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज विथ टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट वेरी मच। उनकी रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जो एलॉयज हैं उनको यूज़ किया जा सकता है स्टैंडर्ड रजिस्टर की तरह। एलॉयज कैन बी used as standard resistors as क्यों किया जा सकता है? their resistivity
does not vary much with change in temperature. जैसे आपकी ब्रास और टिन की ये जो आपके अलमारी में पीतल रखा हुआ है, पीतल के बर्तन है, ब्रास और जिंक के, तो क्या वो ज़्यादा जल्दी उसमें रस्ट कभी लगते हुए आपने देखा है? कभी नहीं लगता है ब्रास में। नहीं सर। तो इस तरीके से एलॉय आर इनर्ट इन नेचर, तो इनको मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन एंड नाइक्रोम्स आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रजिस्टर्स फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ। नाइक्रोम, मैंगानीन एंड कॉन्स्टेंटन, इसको आपका जो आयरन है ना घर में, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी यही यूज होते हैं। कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, एंड इन हीटिंग अप्लियंस, जो भी हीटिंग अप्लियंस हैं, चाहे रूम हीटर हो एप्लियंस, तो उसमें भी इसे एक कॉइल के तौर पर यूज़ किया जाता है। रेड हॉट हो जाएगा। नाउ अब देखो, हमने एलॉय को देखा कि इसकी जो रजिस्टिविटी है वो 1000 गुना है, 100 गुना तो मैग्नीज में ही पहुंच गई थी। मैग्नीज नहीं देखा था आपने, 184 दिखा रहा था, 120 गुना, और फिर और 100 गुना बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, तो उस 100 गुना और बढ़ा दिया, तो उसको फिर एलॉय बोला। फिर अब देखो इंसुलेटर, ग्लास में कुछ करंट नहीं होती, इतनी रजिस्टिविटी 10 to the power 10। आप देखो इसकी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, मिलियन में 10 to the power 6 होता है, बिलियन में 10 to the power 9 होता है, ट्रिलियन में 10 to the power 12 होता है, और जिलियन में 10 to the power 15 होता है। तो इसकी रजिस्टिविटी जिलियन तक जा रही है, 10 to the power 15 तक। ओके, नाउ अब देखो हार्ड रबर, रबर भी इंसुलेटर है। इसकी तो 10 ग्लास की फिक्स नहीं है क्या? क्या तो ग्लास की फिक्स नहीं है क्या? ग्लास जो भी चीज़ है ना, कोई एक चीज़ नहीं होती है। ग्लास में आप कभी कोबाल्ट मिला सकते हो, निकल से बना सकते हो, क्रोमियम से बना सकते हो। कभी मेहरानगढ़ में गए हो, मोती महल देखा है, वहाँ अलग अलग कलर के ग्लास लगे हुए हैं, या राजदादी शाह हॉस्पिटल गए हो, तो यहाँ पर राजस्थान में बहुत अलग अलग कलर के ग्लास बनाए जाते हैं। क्योंकि ग्लास बनता कैसे बताओ, बालू में थोड़ा, मिट्टी को पिघला के। बिल्कुल बालू में थोड़ा सोडियम डाल के मेल्ट कर दो, ग्लास बन गया। सबसे पहले ग्लास बनाने की कला राजस्थान में ही आई, क्योंकि यहाँ बालू यानी SiO2 बहुत ज़्यादा है। तो SiO2 में सोडियम मिला दीजिए, ग्लास बन गया, क्रोमियम मिला दीजिए तो ग्लास बन गया। बोलो ईशान। सर स्ट्रॉन्गेस्ट इंसुलेटर कौन सा सब्सटेंस है? स्ट्रॉन्गेस्ट इस तरीके से जो भी चीज़ है, ये हार्ड रबर हो गई। हमारे पास जो मैटर है, तो मैटर के कई सब डिवीजन हैं। तो मैटर को प्योरिटी के बेसिस में भी बांट सकते हैं। तो प्योरिटी के बेसिस पे अगर बांटोगे तो प्योर सब्सटेंस आएगा, और क्या आएगा? सर मिक्स सब्सटेंस। नहीं, मिक्सचर 9th में पढ़ा है ना। हाँ सर। अच्छा, जो मैटर है उसको कंडक्टिविटी के बेसिस पर भी बांट सकते हो। दैट इज 3 तरीके के हो सकते हैं कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कोई कंडक्टर होता है ना? सेमी यानी हाफ कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो हम लोगों के सेमी कंडक्टर का ही पूरा युग है। जो हम लोग की चिप चलती है ना, सिम कार्ड, वो सब सेमी कंडक्टर है। इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर हैं। इसके अलावा इंसुलेटर। तो इसी तरीके से मैटर का यहाँ सब डिवीजन है, प्योरिटी के बेसिस पर, कंडक्टिविटी के बेसिस पर। मैटर का और भी सब डिवीजन है।
कि वो कलर्ड है या नॉन कलर्ड है, तो कलर के बेसिस पर है। कभी अपने सिंक में देखा है तो उसमें लिखा रहता है विट्रियस, ठीक है, ईद के चांद जैसा सफेद लिखा रहता है कि नहीं, तो कलरलेस, यस सर। कलरलेस लाइक ल्यूनार, ईद के चांद की तरह। और रेजिनस, सो रेजिनस का मतलब कलरफुल। मैटर का बहुत तरीके का सब डिवीजन है। मैटर का सब डिवीजन है कि ये मैग्नेटिक बेसिस पर है, मैग्नेट पे चिपक जाता है कि नहीं। तो फेरोमैग्नेटिक जो मैग्नेट पे चिपक जाए वो कौन है? मेटल्स। आयरन। आयरन चिपक जाता है क्या? हाँ सर। निकल चिपक जाता है, क्रोमियम चिपक जाता है, कोबाल्ट चिपक जाता है, गडोलिनियम चिपक जाता है, ये सारे मेटल चिपक जाते हैं। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ओके। तो ये चीज फेरोमैग्नेटिक हो गई। और दूसरी कैसी हो गई? नॉन फेरो मैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक बेसिस पर इसका कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पर कुछ नहीं है। जिस चीज को आप पूछना चाहते हैं वो मैं बता दूं कि मैटर के दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन, जिसके क्रिस्टल बनाए जा सकें, क्रिस्टलाइन। और एक होता है अमॉर्फस। सर ये कर सकते हैं। अब जरा देखो, अब आई आपकी बारी। जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर यहां पर है। जो क्रिस्टलाइन होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कभी आपने खड़ा नमक देखा है? यस सर। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर नमक ट्रकों में भर भर के बेचा जाता है, आपने देखा है, लाल नमक, काला नमक यस है, सर, वो देखा है। देखा है ना। तो इसलिए NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1470 केल्विन है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। और कभी आपने प्लास्टिक को पिघलते देखा या चूड़ी को पिघलाते हुए, कांच की चूड़ी को? वो मेल्ट नहीं होती है, वो पहले सॉफ्ट होती है, फिर मुड़ जाएगी, एकदम से ड्रॉप ड्रॉप करके नहीं गिरती है। नहीं तो कांच की चूड़ी को कभी घर में पिघला के देख लेना। और या फिर अपने घर की इरेजर को हीट पे रखोगे या धूप में तो वो मुड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट होगी तब मेल्ट होगी, उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे ही ग्लास है, तो ग्लास को मोड़ा जाता है। जैसे बहुत देखते हैं मिठाई की दुकान में मुड़े हुए ग्लास होते हैं, एक्वेरियम में मुड़े हुए ग्लास होते हैं, उसको कैसे मोड़ा जाता होगा? ओनली हीट दे के। सो दे बिकम सॉफ्टन एंड आफ्टर दैट दे मेल्ट। दे आर हैविंग ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उनका जो कंपोजिशन है वही फिक्स नहीं है। तो ग्लास किससे बना है? SiO2 से मिलके बना है, और प्लस सोडियम मिला दो या एल्यूमिनियम मिला दो या क्रोमियम मिला दो या निकल, ये बालू और इन सब से मिला है ग्लास। तो ग्लास का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, उसका कोई क्रिस्टलाइन नेचर नहीं है। तो ग्लास हो गया, रबर हो गया या प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें कभी भी आपका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये बस सॉफ्टन हो जाएंगी। ओके। तो इस वजह से जो आपने पूछा कि इसकी कंडक्टिविटी ऐसी क्यों है, क्योंकि इसका कोई कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है। तो जब इसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कंडक्टिविटी हैज ए, इट्स रेजिस्टिविटी हैज ए रेंज। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? अब पता चल गया। तो यही बात है बस कि इसका कोई कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है। जैसा आप बनाओगे, प्लास्टिक भी कितनी तरीके की आती है, गुड प्लास्टिक, बैड प्लास्टिक। कोई चीज़ सस्ती भी आती है, आप कहते हो ये सस्ती प्लास्टिक का बना है, और कोई चीज़ें बहुत अच्छी प्लास्टिक होती है। सो इट इज़ ऑल कंपोजिशन। तो उसका क्या परसेंटेज है उससे देख के किया जाता है। अब जरा देखो, एबोनाइट, एबोनाइट आबनूस की लकड़ी को कहते हैं। ये काली रंग की लकड़ी होती है एबोनाइट, बिल्कुल ब्लैक कलर की, ऐसा जैसा ये पेन है इस तरीके की लकड़ी होगी। ऐसा कोई अगर आपको मिल जाए, सो सच टाइप ऑफ वुड इज एबोनाइट। इसको सिल्क पे रगड़ोगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एबोनाइट को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसी के नाम पर ही इलेक्ट्रॉन का नाम पर, यहाँ के लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है सिल्क पे रगड़ने पर। खैर ये भी नॉन कंडक्टर है, और 10⁻15 से 10⁻17 इसका रेंज है। बाकी डायमंड भी नॉन कंडक्टर है, पेपर भी नॉन कंडक्टर है। सो
बोलिए। हार्ड रबर। हार्ड रबर, जैसे कि रबर हार्ड पाइपिंग लगाते हैं शीशों में, सो देयर आर, ये कार में जो शीशे के चारों तरफ लगाते हैं पाइपिंग, वहाँ हार्ड रबर यूज़ होती है। तो कई जगह यूज़ होती है। टायर में हार्ड रबर यूज़ होती है। टायर में, टायर ट्यूब होते हैं ट्रक के, तो वहाँ हार्ड रबर यूज़ होती है। सो वी, गोल्ड भी कंडक्टर है बोलो। सर, गोल्ड भी कंडक्टर है क्या? गोल्ड तो मुझे लगता है सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसमें गोल्ड डाला नहीं है। इसको नेट पे देखने से पता चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कॉपर को सेकंड नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है दे आर बेस्ट मेटल, तो उसे सबसे ऊपर होना चाहिए। अब ये कंफर्म करके बताएंगे कि गोल्ड किस नंबर पे आता है। कंडक्टिविटी देखने से पता चल जाएगा नेट पे, ठीक है। अब आगे देखो। तो आपने देख लिया ना कि मैटर का कई तरीके से डिवीजन किया जा सकता है। हाँ बोलिए। सर हाँ। सर ये नेट पे तो दिखा रहा है कि सर पहले नंबर पे सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर एनील्ड कॉपर है और फिर गोल्ड है सर। एनील्ड, अच्छा ठीक है। तो एनी कॉपर की एनीलिंग और क्वेंचिंग दोनों की जा सकती हैं। एनील्ड का मतलब होता है कि अगर किसी को एक ऐसी सुरंग में से पास कराओ मेल्ट करके, इसमें मेल्टन मोल्टन कॉपर रख लो और यहाँ पर टेम्परेचर रखो जो कॉपर का हो, वो 2308 केल्विन होता है। मान लो उसको धीरे धीरे पास कराओ, धीरे धीरे, और यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में आप कितना टाइम लगा दो? यहाँ से यहाँ तक लगाने में आप इसको 10 घंटे लगा दो, इतना। तो इफ़ यू आर डूइंग इट वेरी स्लोली, स्लो कूलिंग इज कॉल्ड एनीलिंग। तो उसमें स्लो कूलिंग करोगे तो बहुत अच्छा कॉपर बनेगा। सो एनीलिंग। और अगर आपने किसी चीज़ को गर्म किया, पानी में डाल दिया, तो कुछ आवाज़ आती है क्या? रेड हॉट करके पानी में डालो किसी चीज़ को, चाकू को गर्म करके, उस तो उसको कहते हैं क्वेंचिंग। सो फास्ट कूलिंग by dipping in water, by making it red hot, and dipping in water, is called। अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? कूलिंग थोड़ी ना होती है क्या? सर, अगर वो रेड हॉट होगा तो उसमें कूलिंग कैसे होगी? रेड हॉट करके उसको पानी में डाल दो, ठंडा हो जाएगा। ओके सर। तो पानी में डाल दोगे, मेकिंग एंड डिपिंग इन वाटर, तो इससे क्या होगा? क्या वो चाकू है वो नीला पड़ जाएगा क्या पानी में डालने से? एक देखोगे ब्लूइश, पहले जैसा हो जाता है। नहीं नहीं, थोड़ा ब्लूइश कलर आ जाएगा, वो ब्लूइश कलर उसके ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? जो ये एक तरीके की पार्कराइजिंग है, कि जो राइफल का बैरल होता है उसको भी यही किया जाता है कि गर्म करके पानी में डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस पर रस्ट नहीं लगती है। अगर चाकू को गर्म करके पानी में डाल दोगे तो वो उसमें रस्ट कभी भी नहीं लगेगी। उसको कहते हैं पार्कराइजिंग। तो क्वेंचिंग प्रोसेस में कार्बन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। नाउ वी विल कम टू एग्जाम्पल 12.3। तो ये तो जस्ट हम लोगों ने टेबल को देखा, खैर इसका कोई मतलब नहीं है, याद भी नहीं करना है, ऑर्डर याद रखना है बस। अब देखो एग्जाम्पल 12.3 कहता है हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। तो पहले क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज कितना है और करंट पूछी गई है और रेजिस्टेंस दिया गया है 1200 ओम, और पूछा गया कि कितनी करंट होगी। अमित कुमार, एम आई ऑडिबल? अमित कुमार, टेल मी व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज फॉर फाइंडिंग करंट? प्रवीण, सर मैं बताऊं ठीक है? प्रवीण, सर I is equals to RA। ये सही बता रहे हैं। अनीशा, हाँ, सो V इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, उनका भी आंसर सही था, मन में वही था, बोलने में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ है, अदरवाइज हम मन की बात तो जान ही गए थे।
So it is V is equals to I by R. I is equals to V by R, because it is so basic law. See, hardly it can be forgotten. इतना बेसिक है ये, और कितने दिन से पढ़ भी रहे हैं, तो इसलिए V बाई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर है. V कितना है 220 और ये 1200 है, यहाँ से इसको हटा दो. ओम्स लॉ जरूर लिखना है जब भी I इज इक्वल्स टू वीर से याद रखो वी आई आर, तो कभी गलत नहीं होगा. तो वीर से वी आई आर हो जाएगा, और फिर यहाँ इज इक्वल टू लगाना है. नाउ अब 22 तो ये 11 हो गया और ये 60 हो गया. 60 से 11 में डिवाइड करो, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दीजिए, तो 1 है 60 हो गया, एंड देन इट इज़ 50, तो 8 आ गया, दैट इज़ 480, तो 20 आ गया, तो अब 3 आ जाएगा, सो 180, तो 0.183 एम्पियर. तो ये करंट हो गई. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स. तो 220, श्रेयान ये मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रिक अप्लियांस हैं वो किन 3 मटेरियल से बनते हैं, हीटिंग अप्लियांस. मेटल. हाँ, इतना ठीक है. अनीशा, जो हीटिंग अप्लियांस है वो किन 3 मटेरियल से बनते हैं. सृजन. सर इंसुलेटर. हाँ, इतना ठीक है. ईशान. सर कॉपर, मैग्नीज और निकल. अस्मित. सर कांस्टेंटन, मैग्नीज एंड नाइट्रो. हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है कि हीटिंग एप्लियंसेस आर मेड अप ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड कांस्टेंटन. तो ये चीज़ हमने आपको लिखा दी है कि ऑल हीटिंग एप्लियंस आर मेड अप ऑफ दीज थ्री थिंग्स. सो दैट वी हैव सीन ओवर हियर. यहाँ देख लिया हमने कि इट इज़ यूज इन हीटिंग एप्लियंस. हाथ कंगन को आरसी, क्या भाई, जो चीज़ सामने लिखी थी इसी वजह से अस्मित ने बता दिया. ओके, तो अब बी पार्ट में क्या पूछी गई है चीज़ कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स. सो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस 100 ओम है. सो आर इज 100 ओम. तो प्रवीण बताइए इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अगर हमें आई निकालना है. हाँ, ये बहुत अच्छा बताया. I इज इक्वल्स टू V बाई आर. हम इनके मन की बात जान गए थे, भले ही स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, लेकिन ओम्स लॉ ऐसी चीज़ है कि कोई भूल नहीं सकता. सो इट इज़ वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो V बाई आर, नाउ इट इज़ ओम्स लॉ. और इन्होंने इसको कैसे निकाला होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ. ठीक है. ये चीज़ है. तो अब यहाँ पर वैल्यू डाल दी जाए. V कितनी है 220 और ये है 100, तो ये 0 कट गया. इट इज़ 11 बाई 5, तो इसको आप कर लें. सो 2.2 एम्पियर आ गया. ठीक है. किसी चीज़ में ब्रिलियंसी इसी बात से पता चलती कि हम किसी चीज़ को जो सामने बताया जा रहा है कितनी देर में पिकअप करते हैं. तो उससे बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, कोई महीने 1.5 महीने नहीं चाहिए, 1-2 बार में पता चल जाता है कि पिकअप कितना है. तो वो जो संवेदी तंत्र हैं वो ठीक होने चाहिए. B12 विटामिन हमारे अंदर पूरा होना चाहिए. दही है, अंडा है, इन सब चीज़ों से हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम है वो अच्छे बनते हैं. एंड वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग. तो ब्रेन उस चीज़ को स्टोर करता है, स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी हो जाती है. तो वो चीज़ रिवर्बरेट करती माइंड में. आप पूछेंगे दूसरा बता देंगे. अब देखो एग्जाम्पल, और फिर ये भी बात है कि वो चीज़ हमारे कितने काम की. अगर हम सोचें ओम्स लॉ से हमें क्या करना है, कोई तुरंत पूछे इडली चाहिए कि डोसा, तो बोलेगा डोसा. वहाँ नहीं सोचना पड़ेगा, वहाँ गलती नहीं होती है. इडली पसंद है, लेकिन इसमें गलती हो जाती है
क्योंकि हमें क्या करना है ओम्स लॉ से, और जिसके लिए ओम्स लॉ जीने मरने का प्रश्न है, आगे उसके 10 लाख बच्चे हैं, उनसे ऊपर जाना है, वहाँ उससे यहाँ गलती नहीं होगी। उसको खाने में कुछ भी दे दो, लेकिन यहाँ गलती नहीं करेगा, जानेगा कि किस चीज़ को हम कितना वेटेज दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दैट पॉइंट इज पिक्ड अप सीरियसली। तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि भाई कितना वेटेज दिया जा रहा है। Now, the potential difference between the terminal of electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere. कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 60 वोल्ट है। इसके टर्मिनल्स के बीच में, दोनों सिरों के बीच में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जबकि इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसमें से जाने वाली करंट 4 एम्पियर है। तो what current will the heater draw if potential difference is increased up to 120 volt? तो V कितना है बताइए, 60 वोल्ट। और ये बिल्कुल ठीक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दोगे तो क्या होगा, इफ पोटेंशियल, 2 बैटरी लगा दो तो करंट डबल हो जाएगी। और A कितना है, 4 एम्पियर। So if potential difference is doubled, then as per Ohm's law, the current passing through conductor will also get doubled as V is proportional to I. So at 120 volt potential difference, the current becomes 8 एम्पियर, वो डबल हो गई। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो V1 I1 R तो नहीं बदलेगा। मान लो आप ज़्यादा पानी भर दो किसी जार में, तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, लेकिन उससे टोटी तो नहीं बदल जाएगी। एंड V2 इज इक्वल्स टू I2 R, क्योंकि V1 बाई I1 इज ऑल्सो आर एंड V2 बाई I2 इज आर, आर नहीं बदलता। तो V1 कितना है, 60 इज इक्वल्स टू I1 कितना है, 4 इंटू आर। यहाँ देखो ये 120 है, I2 का पता नहीं, इंटू आर। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो बताओ 60 बाई 120 क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 4R बाई, क्योंकि 60 की जगह 4R लिख दो और 120 की जगह क्या लिख दो, I2R। 60 किसके इक्वल है, 4R, और 120 किसके इक्वल है, I2R। R से R कट गया, इससे ये कट गया, 2 आया। सो दिस इम्प्लाइज 1/2 किसके इक्वल आ गया, 4/I2। I2 ऊपर ले जाओ और 2 इधर ले जाओ, तो I2 यहाँ गया, नीचे की चीज़ ऊपर जाती है दूसरी तरफ, तो I2 क्या हो गया, 2 इंटू 4, सो दैट इज 8 एम्पियर। बोलो बात समझ में आ गई। मान लो ये दोनों ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2। ऐसा हमने देखा था कि नहीं, ये R के इक्वल था कि V और I बदलते रहेंगे, लेकिन सभी के केस में 2 ओम आया था कि नहीं जब हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे थे, बताओ। तो हम सब में कर रहे थे, तो V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2। देख लो, तो इससे क्या पता चला कि V1 बाई I1, दूसरा मेथड V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2। तो V1 कितना है, 60, तो करंट कितनी है, 4। V2 कितना है, 120, तो करंट मालूम नहीं। तो अब हम I2 कैसे निकालें, तो ये कितना हुआ,
15 हो गया। सो इसलिए 15I2 कितना हुआ बताइए, क्या ये 120 हो गया? I2 उधर ले जाओ, तो I2 कितना हुआ बताइए, 120 अब, तो ये 8 एम्पियर हो गया। ओके, नाउ सृजन लेकिन इसी सवाल को कैसे करेंगे? सृजन कहेंगे कि भाई जिस बल्ब से ये सारी चीजें जा रही हैं उस बल्ब का रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा। सो ऐसे केस में V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V कितना है 60, ये 4 है, तो सृजन R निकाल लेंगे। तो R ये कैसे निकालेंगे, 60/4 करके, और यहां लिख देंगे ओम्स लॉ। तो अब R कितना आ गया बताओ, क्या 15 ओम आ गया? ठीक है। सो इन न्यू केस फिर से ये V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, लेकिन I और V और डैश लगा देंगे, तो V कितना हो गया 120। R तो इन्हें बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया ना कि 15 ओम है, तो अब ये रेजिस्टेंस की जगह भी रेजिस्टेंस लिख ही देंगे। तो I डैश क्या आ जाएगा 120/15, सो इट इज 8। तो I डैश यानी न्यू करंट विल बी 8 एम्पियर। बोलो बात समझ में आ गई? है भाई छोटा सा फार्मूला, चाहे जो अलजेब्रा यूज करो, अलजेब्रा ही तो यूज करनी है। बोलो क्लियर है? किसने पूछा था नहीं समझ में आया, तो वो क्लियर हो गया ना। अब देखो, तो अब एग्जाम्पल 12.5 एग्जाम, हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एग्जांपल 12.5, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग टेबल 12.2। तो 12.2 है, मैग्नीज का आता तो है, लेकिन वो लास्ट चीज नहीं पूछता, प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ फायर। सर वो टेबल नहीं देते क्या? ये नहीं पूछेगा कि प्रेडिक्ट द मटेरियल, बाकी रजिस्टिविटी पूछ लेगा। ये नहीं कहेगा कि आप बताओ वो कौन सा वायर है, बाकी तो क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम, और क्या दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm डायमीटर है, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा प्रवीण? इसमें 2 का डिवीजन करो, कितना आएगा? प्रवीण, एम आई ऑडिबल? आयुष, लीव कर दिया उसने। ओके, 0.15 mm, 0.15 mm हो जाएगा। सो हियर इट इज 0.15 mm। अब ये बताओ 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। सो 0.15 mm, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिखो 1 मीटर और नीचे लिखो 1000 mm, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, जो 1 मीटर है वही 1000 mm है। तो mm से क्या कटा, mm, यहाँ दोनों चीजें सेम लिखना, और mm कट करना है तो mm नीचे लिख देना, क्योंकि हमें मीटर बदलना है। अब इसमें 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 150। नहीं 150 तो नहीं बनेगा, क्योंकि 3 जीरो और छोटी चीज हो जाएगी ना। बड़ा कैसे कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करो, किसी को कह दो हमारा तो बड़ा हो गया, एक पिज्जा के 1000 डिवीजन करो, कह दो मुझे 150 पिज्जा मिल गए। ऐसा होता है क्या? So that is this much meter. You are dividing by something, so decimal will shift towards left, not towards right. ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज आई ये क्या आ गई बताइए? रेडियस आ गया। अच्छा, रेडियस आ गया 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर।
अब वो कहता है इसको यूज करते हुए रजिस्टिविटी निकालो। सो रजिस्टिविटी 150 किसने बोला था? कुणाल, ये प्रांजल की आवाज थी क्या? क्या सर? यश। हाँ यश की आवाज थी। यश मुझे बताओ रजिस्टिविटी का फार्मूला। प्रांजल बेटा आप बताइए। सर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, या फिर उसे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हाँ ये ठीक है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो हमें रो चाहिए। रेजिस्टेंस कितना रखोगे? 26 यहाँ से रखो। और ए क्या है? इसका एरिया कितना होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। और लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो 26 पाई की वैल्यू लिखो 3.14। और आर कितना बताया? 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। नीचे बने 1 को छोड़ दो। अच्छा ये बात बताओ 0.15 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25। भाई आप जाने, हम इतना तो नहीं जानते हैं। 0.15, क्या 0.15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं? तो क्या इसे आप 0.0225 आएगा। हाँ 15/100 लिख सकते हो इसको, क्योंकि डेसिमल हटा के नीचे जीरो बढ़ा दो। अब 15 का स्क्वायर क्या करोगे? 25। और 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000। सर 15 का स्क्वायर 225 है। 225। तो अब बताओ ये जब ये 10,000 4 जीरो इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा? सर 0.025। तो 0.0225 और 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा? -3 इंटू -3। तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज -6 हो जाएगा। -3 इंटू -3, तो -3 प्लस -3 ये हो जाएगा। अच्छा 26 है, सो 26 का 3.14 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज को ऐसा करते हैं कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ 2 ही जीरो ऊपर ले गए। हाँ इसको बड़ा करो तो क्या हो जाएगा बताइए? कि 0.0205। हाँ बोलिए। सर ये -3 का स्क्वायर तो सर 9 होगा ना? चेक कर लेते हैं। 10⁻³ इंटू 10⁻³ स्क्वायर है। अच्छा पावर पर जब पावर होती तो प्रोडक्ट हो जाती, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं -3 इंटू 2, अच्छा सर वो है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। और या यहाँ से भी कर सकते हो। इस चीज को देखो, मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया? 100 टाइम्स बड़ा कर दिया। और 100 टाइम्स बड़ा कर दिया तो क्या करेंगे आप बताइए? नाउ दैट कैन बी रिटन एज इंटू 100 10⁻²। जब किसी चीज को बड़ा किया चाहे, या यहीं से देख लो, सिर्फ 2 जीरो का इस्तेमाल करो। तो 2 जीरो का इस्तेमाल करोगे तो क्या बनेगा? और 2 जीरो वहीं रहने दो, तो 2 जीरो हटाओ तो 2.25 आ जाएगा। और बाकी 100। बोलो ये बात सही है? यस सर। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 100 बच जाएगा कि नहीं, या ऊपर ही ये बात लिख लो। सो वी शुड, फिर बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, हम सिर्फ 2 जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये चीज है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 0.15 है, तो हमारे पास जब स्क्वायर किया तो क्या चीज आ गई बताइए? 225 और अपॉन 10,000 आ गया कि नहीं? क्योंकि 15 का स्क्वायर ऊपर कर दिया और नीचे जो 100 है उसका स्क्वायर क्या किया? 10,000। अब 225 में 2 जीरो यहाँ लगाया तो नीचे कितने बचे? 100। इतने में दिक्कत है तो पूछो। नो सर। इतना हो गया। अब ये 100 ऊपर जाएगा तो इसे -6 कर देगा। ये 10⁻² है, जब ऊपर जाएगा तो क्या -2 बन जाएगा? -2
तो 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -2, ये सब लिख दिया। अब देखिए ये इन सबको आप प्रोडक्ट खुद कर लेना मैनुअली, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं कि 26 इंटू 1 दैट इज 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25, तो ये क्या आ गया 183.69 आया। ठीक है, यस सर। अच्छा 183.69 आ गया है, तो इसको अगले पेज पे लिखें। वन 83.69 और ये क्या आ गया बताओ -8 ओम मीटर। 184 किसकी थी रजिस्टिविटी? मैग्नीज। हाँ मैग्नीज की थी, यानी वो 100 गुना 120 गुना ज़्यादा थी सिल्वर से। सो इट इज रजिस्टिविटी of manganese मैंगनीज बोला जाता है नीज, सो इट इज Mn। ठीक है, नाउ अब देखो कई चीजें, स्टील है, स्टील में भी मैग्नीज डाला जाता है स्टेनलेस स्टील बनाते समय, तो मैग्नीज के कई यूज हैं। अब हम देखेंगे क्या 12.6 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया कि आपके में बदला है, कुछ नई बुक में बदला था, तो अगर बदला है तो बता दो, फिर मैं वो लिख के कर देता हूँ। क्या है 12.6 एग्जाम्पल? एक बार आप करा दीजिए। ए 4 ohm resistance wire is doubled on it, calculate the new resistance। हाँ सर ये हो चुका है। ये हो चुका है कि एक वायर को, यही है कि एक वायर को हमने डबल कर दिया, लेंदी वायर को, तो इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इट। तो लेंथ इसकी कितनी हो गई? पहले मान लो L था, तो अब कितना हो गया L/2। एरिया A है तो कितना हो गया 2A। तो फॉर्मर एंड लेटर नाउ पहले रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है रो L/A, फिर नया रेजिस्टेंस बदल जाएगा, सो इट इज रो तो वही रहेगा L'/A'। रो को यहाँ रखो, नया L क्या है L/2, एरिया कितना हो गया 2A, सो रो L/2 डिवाइडेड बाई 2A। लेकिन जब इनटू को प्रोडक्ट में बदलोगे तो चीज़ें पलट जाती हैं, सो इट इज इक्वल्स टू रो L/A, और नीचे 2 इंटू 2 आ गया, तो 1/4 अलग से लिख लो। अच्छा रो L/A क्या है यहाँ के हिसाब से? क्या वो R है? तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, सो R' इज इक्वल्स टू R/4। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी, जब कोई चीज़ सड़क को चौड़ी कर दोगे तो गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगेंगी, एंड देयर विल बी लेसर रेजिस्टेंस फॉर व्हीकल्स। सो इफ एरिया इज डबल्ड एंड लेंथ इज हाफ, दोनों ही चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, सो इन दैट केस रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस इज मॉडिफाइड। हाँ बोलो। सर हमारी जो न्यू बुक है सर उसमें बोल दिया कि सर जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, तो रेजिस्टेंस भी दे दी। हाँ 4 ओम है तो वो लिख देंगे न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। सो अब इसमें R' क्या होगा R/4, सो 4 ओम बाई 4, सो इट इज़ 1 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका मतलब है वही है जो हमारे बुक में लिखा हुआ है। नाउ इन टेस्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पेज नंबर 209।
कहा जा रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अनीशा, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे किसी भी वायर का प्रतिरोध निर्भर करता है? सर मैं बताऊं? हाँ, सर लेंथ। अनी बताऊं बोलो सृजन। सर? फर्स्ट सर वायर की लेंथ, हाँ, लेंथ ऑफ द सो वायर। R is directly proportional to length of wire। और सर सेकंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनीशा, अनीशा आप बताइए। रेजिस्टेंस इज, तो क्या होगा? पहली बात क्या है, बोलो। डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अगली बात बोलो। थिकनेस पर होगा तो एरिया पे बोलो। क्या बोलोगे? बताने दो, उन्हीं को बताने दो, फिर नहीं तो फिर रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। बोलो अनीशा। कुणाल आप बोलो। कुणाल। सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बहुत अच्छा बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली। अनीशा, अपने घर में वो फाइबर नेट लो, नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता तो बात बिगड़ जाती है। अभी आपको 11th-12th भी पढ़ना है तो वो नेट होना चाहिए। तो एक बार बात करो विद्यार्थी वाले से। इनवर्सली लगवाया है तो फिर आवाज़ क्यों ठीक नहीं आती है? टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। और आसपास कोई मैग्नेटिक चीज मत रखो उसके, नहीं तो फिर वो गड़बड़ होगा। एरिया ऑफ वायर। तीसरी चीज और क्या होगी? नेचर ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नेचर या मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ज़्यादा अच्छा रहेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का टेम्परेचर होता है क्या? सारी कंडीशन होती है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विल current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material when connected to the same source? श्रेयान, अगर मान लो थिन वायर लो और थिक वायर लो तो किसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी? सर थिक वायर। थिक वायर में करेगी। सो करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर। थिक वायर क्यों ऐसा होगा? एज इट हैज एरिया उसको ज्यादा मिलेगा हाँ करंट फ्लो होने के लिए। मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल area, and resistance is inversely proportional to cross sectional area, so its resistance will be reduced and current will increase। जब किसी चीज में रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो खूब करंट फ्लो करेगी, इज इंक्रीज्ड। फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर। अगला क्वेश्चन देखो। नाउ लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता ही है, ओम्स लॉ भी यही कहते हैं कि V/R जो है वो कांस्टेंट है, और लीनियर हमने ग्राफ भी देख लिया था। तो अगर इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया जाए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने डबल किया था,
और अब आधा करने की बात कर रहे हैं। सो अब हम क्या करें, करंट में कैसा चेंज आएगा। सो नाउ ईशान आप बताइए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन हाउ विल इट अफेक्ट करंट। Sir, if potential difference is half, then the electric current will also get halved because the potential difference is directly proportional to electric current. ठीक है, एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ। ये भी एक ओम्स लॉ ही है, इतने में भी ओम्स लॉ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across conductor is halved, then current will also get halved, तो वो भी आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, why are the coils of electric toasters and electric irons are made of alloy rather than a pure metal। हिमांशु, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन है, तो उनके अंदर जो रजिस्टर होता है बहुत मोटा सा रहता है, तो वो एलॉय का क्यों बनाया जाता है। सो बताइए बेटा, हिमांशु आर यू देयर। ओके नाउ Sir, may I? मैं बताऊं? एक मिनट, Sir, may I? अस्मित आप बताओ, कॉइल। सर वो एलॉय के इसलिए सर एलॉय के इसलिए होता है क्योंकि सर उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, तो सर वो जल्दी से खराब नहीं होता। ओके सृजन Sir, मैं बताऊं? बोलो बेटा, क्यों बनाया जाता है कि ये जो कॉइल होते हैं टोस्टर के। हाँ Sir, because they have very high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। Melt easily. Sir, मैं बताऊं? हाँ बताओ ईशान। वो high temperature पे easily melt नहीं होते हैं। ये भी बात सही, तो सभी ने मिलके पूरा पॉइंट बता दिया है। नाउ कॉइल, मैं बताऊं? ईशान आपने बता तो दिया कि हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता। नाउ वी शुड सर, प्रांजल ने बताया। ओके ओके, और बताइए और क्या पॉइंट है, सर, और सर बोलो ईशान। सर रेजिस्टेंस, सर उसकी जो रेजिस्टेंस होती है सर वो हाईयर होती है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा सर। और हाँ। सर दूसरा की ऑक्सीडाइज नहीं होते सर जल्दी। हाँ यही सब है, इसको भी लिख लेते हैं। सो नाउ वी शुड, टेम्परेचर में वेरी नहीं करता। उससे कोई हमें खास मतलब नहीं, क्योंकि हम कोई ओम्स लॉ तो वेरीफाई करने जा नहीं रहे हैं। वैसे ठीक है कि एक रेगुलर टेम्परेचर दे तो अच्छी बात है, उसकी प्रॉपर्टी न बदले, बट उससे कुछ ज़्यादा, उतना ज़्यादा भी वेरिएशन नहीं होता है। सो कॉइल, नाउ वी शुड रिकंसाइल ऑल दिस पॉइंट्स एंड राइट डाउन। सो कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर and electric iron is made of alloy as it has high melting point, so it can be used at elevated temperature। हाँ सर एलॉय में बाई होता है ना सर। एलॉय करो, मिसप्रिंट है वो। सो एलिवेटेड टेम्परेचर, सेकेंड एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब इट कैन बी यूज्ड एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर without getting melted। Second, it is chemically inert
so it does not get oxidized and retain its properties and retain its properties फॉर लॉन्गर पीरियड, कई सालों तक चलेगा आयरन है, लॉन्गर पीरियड. इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, so it can produce high temperature. It has so can be used at so it can produce higher temperature. बाकी इनमें ये रोबस्ट होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डक्टाइल है, बाकी सारी प्रॉपर्टी मेटल की होती है. यही 3 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं. नाउ 5th क्वेश्चन देखिए, विच एमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर, कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है? अनीशा, अनीशा कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है? आपकी आवाज़ नहीं आती है. सो नाउ बोलो सृजन, कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है आयरन और मरकरी में? आयरन इज बेटर कंडक्टर. थोड़ा सा अनीशा सेकंड बताओ, आपका ये जो है माइक ठीक नहीं काम करता है, तो हमें बहुत क्वेश्चन पूछने रहते हैं आपसे, लेकिन आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती, तो क्या करें? बोलो. हाँ, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर. ये तो बात हो गई, अब एक्सरसाइज में आ जाइए. ओके, नाउ 5th क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का. हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस? अमित कुमार, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करोगे? हाउ अभी अमित को बताने दो. हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट? ओके, प्रवीण यू टेल. हाँ, सो वोल्ट मीटर is connected in parallel, ठीक है, in a circuit parallel to resistance in a circuit. क्योंकि मुझे मालूम है कि किसको ये चीज़ पता है, तो मुझे उसी से डिकोड करना है कि जिसको डाउट है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना है, किसी को प्रोलिफरेट करना है, तो ये हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन किसके लायक है. तो सबसे सब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस अबाउट विच पोटेंशियल ड्रॉप इज टू बी मेजर्ड, कि हमें ये पता करना है कि मेरे बेटे ने दुकान में, इस दुकान में कितने पैसे खर्च किए, कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया. सो पैरेलल टू रजिस्टर, ये किसके? रजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं, पैरेलल टू रजिस्टर, ठीक है, इन ए सर्किट अबाउट विच पोटेंशियल ड्रॉप इज टू बी मेजर्ड.
मान लो 10 वोल्ट है और 3 अलग अलग से रजिस्टर हैं, तो हर एक रजिस्टर में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होगा, तो टोटल ड्रॉप अगर आपने यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, ठीक है, 3 बैटरी 2 वोल्ट की लगाएंगे तो 6 वोल्ट की हो जाएगी, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये सीरीज में लगाई गई है। तो कोई रजिस्टर R1 है जिसका रजिस्टेंस R2 है, R3 है, तो यहाँ पर अगर उसने 4 वोल्ट का ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर मान लीजिए 1.5 वोल्ट का ड्रॉप कर दिया, तो सृजन बताओ यहाँ कितने वोल्ट का ड्रॉप करेगा तीसरी दुकान में? तो उसकी टोटल रेजिस्टिविटी कितनी है वैसे? रजिस्टिविटी से हमें ना रजिस्टिविटी पता है ना रेजिस्टेंस पता है। हाँ बोलो कुणाल। 0.5 वोल्ट, यानी जितना पैसा ले गया है 6 जूल, इतना 4 रुपये यहाँ खर्च किया, 1.5 5.5 रुपये खर्च कर चुका है, अब 0.5 रुपये बचा है। सो टोटल वोल्टेज इज V1 प्लस V2 प्लस V3। सो पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल drop is the sum of potential drop across individual resistors connected in series। so ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, आपकी जानकारी के लिए है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स across resistors कनेक्टेड इन सीरीज, बशर्ते कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हों। कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर सीरीज में लगे तभी ये बात सत्य है। मान लीजिए अगर इन्हीं रजिस्टर्स को आपने ऐसे लगा दिया, तो अब सर इसमें 1 से डिवाइड करके लेते हैं सर, 1 बाई में लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें है ये दिया है ऐसे हमारे पास, और एक यहाँ से करंट आ रही है, तो इसने बता दिया कि इनके सबके रेजिस्टेंस भी अलग अलग हैं, सब डिफरेंट हैं, और यहाँ पर 4 वोल्ट का ड्रॉप है, तो सीजन यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा? कि इस डेटा इनकम्प्लीट और यू कैन प्रिडिक्ट। सर डेटा इनकम्प्लीट, अगर टोटल हाँ ठीक है, तो ईशान आप बताइए, यहाँ 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो इस पे कितने का होगा? मान लीजिए यहाँ से कुछ जा रही है करंट, तो 4 जूल पर कूलम, हर जाने वाला 1 कूलम चार्ज यहाँ 4 जूल एनर्जी छोड़ के जा रहा है। तो इस वाली जो लाइन है इसमें कितने का ड्रॉप होगा? सर 4 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि ये एक तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वन एंड्स आर जॉइन टुगेदर एंड अदर एंड्स आर जॉइन टुगेदर, और ये 2 वोल्ट की 2 बैटरी लगा दी, तो तुम अगर इस रास्ते से जाओगे, तो इस रास्ते से मैकडॉनल्ड से जाओगे तो वहाँ पर पूरा पैसा खर्च करके घर लौट आओगे। कुछ लोग मेला देखने गए, तो मेले में पूरा उसके बच्चे जो गए वो वहाँ भी पूरा पैसा खर्च करके करेंगे, क्योंकि एक रेट है ना जूल पर कूलम। अच्छा, कोई मान लीजिए इन दोनों जगह नहीं गया, सिनेमा गया, मूवी गया, तो वो वहाँ पर भी कितना करेगा? क्योंकि किसी एक रास्ते से ही तो जाएगा और घर लौट आएगा, कुछ यहाँ गए, कुछ वहाँ गए, कुछ वहाँ गए। So potential drop across various resistors connected in parallel is same and it is equal to terminal potential of the source of potential difference। वो किसके इक्वल है? जो source of potential है उसके इक्वल है। तो क्या सेंटेंस बनता है कि potential drop across various resistors connected in parallel is same and it is equal to that is सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल। भले ही बैटरी लगी हो लेकिन नाम है सेल पोटेंशियल ही बोला जाता है। अब देखो एक बात मुझे बता दो अनीशा, कि
यहाँ पर सब पे अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप है। मान लीजिए इस वाले रजिस्टर से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो बताओ R2 से कम करंट फ्लो करेगी कि ज़्यादा फ्लो करेगी? सर कम करेगी। कम कर सकती है। ओके सृजन, यस सर, आ- क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। मान लो ये एक सर्किट है और इसमें यहाँ से जो R1 है इससे 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो R2 से कम करंट फ्लो करेगी कि ज़्यादा? 2 एम्पियर से कम करेगी कि ज़्यादा? सर सेम ही करती है। सेम करेगी, क्योंकि एक सर्किट में जितने बाइकर्स निकले तो ऐसा होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएं यहाँ पर, फिर ये मोटा हो के कॉपर का तार गिर गया हो। आपके घर में कभी ऐसा हुआ है? हो जाएगी, लेकिन सर करंट टोटल सेम ही फ्लो करेगी। करंट किसी सर्किट में एक होती है, एमीटर कहीं एक जगह लगा दिया जाता है, वो पूरी सर्किट की करंट निकालता है। तो ये बात अलग है कि तुम्हारे घर में अगर मान लो बहुत बड़ा राजपथ है, एक बड़े रास्ता, उसके बगल में एक चांदनी चौक की गली है, फिर उसके बगल में एक बड़ा सा सड़क है, तो ये डिटरमाइन जरूर करेगा कि कितनी करंट फ्लो करेगी। और फिर वो सेल से जुड़े हुए हैं, इन सब पे डिटरमाइन होगा कि चौड़ी सड़क है, ये डिटरमाइनर है कि कितने बाइकर्स निकल सकते हैं। लेकिन जितने भी निकलेंगे वो बार बार वही रोटेट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आप बाइकर इकट्ठा होकर भीड़ लगा लें और फिर दूसरे को भी ना आने दें। कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके घर में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया और कॉपर वायर मोटा होकर गिर गया हो? फिर ऐसा तो होता ही नहीं है। या झालर में कभी हुआ हो, कभी जब दीपावली में लगाते हो, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वॉट एवर करेंट फ्लोज थ्रू वन रजिस्टर इन सीरीज, अगर गंगा का पानी गंगोत्री से निकला है और बीच में पतली धार हो गई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गंगा बिल्कुल एक जैसी बनी हो, कहीं पतली होगी, कहीं मोटी होगी, कहीं बहुत चौड़ी हो जाएगी। तो क्या पानी बदल जाएगा क्या कि वही पानी जाएगा? तो पानी तो वही रहेगा ना। सो रेजिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि कहीं डीपर है, कहीं ब्रॉडर है। सो इन दिस वे इन ए सर्किट द करंट रिमेन्स सेम एट ऑल रजिस्टर्स। तो अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर होगी और यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगी। सो इन, ठीक है, इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस सेंटेंस को अनिशा पूरा करो। इफ resistance are connected in series, then बोलो। when electric current flows and flowing, मतलब बराबरी। हाँ, flowing through all registers। सर अगर वो पैरेलल होंगे तो सर चेंज होगा या नहीं होगा? So current flowing through all registers will be same। जैसे गंगा है, अब निकली तो कहीं कानपुर में तो इतना चौड़ा है तो वहाँ पर बहुत धीमे धीमे बहेंगी, कहीं बहुत ऐसा, लेकिन वही टोटल अमाउंट तो वही रहेगा करंट का। तो इस तरीके से टोटल करंट विल बी सेम, वही पानी आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, पैरेलल में भी नहीं, अभी तो हम सीरीज की बात कर रहे हैं ना, कनेक्टेड इन सीरीज। हाउएवर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स विल बी डिफरेंट। सीरीज में बात करो, हाउएवर potential drop across different resistors will be different, will be different। अब different, अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलिए। सर आपने लिखा विल बी डिफरेंट, सर जरूरी थोड़ी है कि डिफरेंट हो, क्या पता सेम भी हो। तो फिर हमने डिफरेंट रजिस्टर्स भी तो लिख दिया, इसीलिए तो डिफरेंट रजिस्टर लिखा है, मतलब उनका रजिस्टेंस अलग अलग होगा। सर अगर डिफरेंट रजिस्टर के भी सेम हो सकते हैं। अगर मान लो अगर सबका रेजिस्टेंस सेम हुआ, रेजिस्टेंस सबका सेम हुआ, तब सब में 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। सब आइडेंटिकल बल्ब लगा दोगे तो 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ। कोई सेम नहीं हुआ तो फिर सब में अलग अलग ड्रॉप होगा। अब कितना होगा ये अगले पेज की बात है।
क्योंकि अगले पेज में हम इसमें कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा बीज डाल दें कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, तब मैं उस पर जाऊँ। तो बात समझ में आ गई ना कि करंट एक जैसी फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस सेम हुआ जैसा आपने क्वेश्चन कहा तो सब पे 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस डिफरेंट हुआ तो तब फिर ये फार्मूला लगा देना। सो दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू सेल्फ पोटेंशियल। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात में आपकी आ जाऊं। मान लो गंगा निकली और उसकी एक ट्रिब्यूटरी निकल गई इधर से जिसमें 1 एम्पियर करंट है। अच्छा, दूसरी ट्रिब्यूटरी में 2 एम्पियर करंट है और तीसरी ट्रिब्यूटरी में मान लीजिए 3 एम्पियर करंट है। बाद में फिर सारी ज्वाइन हो गई, तो बताओ इसमें कितनी करंट होगी? 5 कैसे हो जाएगी? 5 हमें बताओ किस हिसाब से है? 6 एम्पियर ना, सबको जोड़ दो तो यहाँ पर 6 एम्पियर है, यानी जो आई है वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। सो ये जंक्शन कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे वायर जुड़ जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि आगरा एक जंक्शन है, दिल्ली एक जंक्शन है, जहाँ बहुत सारी ट्रेनें कई दिशाओं से आती हों, उसको जंक्शन कहते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेशन होते हैं ट्रेन आई रुकी चल दी, और जब कई चीज़ें कई जगह से आए और थोड़ी जगह जाएं तो जंक्शन कहलाता है। नाउ अब देखो कि इन इफ डिफरेंट रजिस्टर्स, आपको यहाँ पे डिफरेंट लिखने से ठीक रहेगा, डिफरेंट रजिस्टर्स, ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस भी नहीं लिखना है, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। डिफरेंट रजिस्टर्स, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। अब देखो, इफ डिफरेंट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि यही रजिस्टर आपस में समांतर क्रम में लगे हों, श्रेणी क्रम में न लगे हों, इफ different resistors are connected in parallel, then potential drop across each resistor is same, क्योंकि हर कूलम चार्ज यहाँ से जाए वहाँ से जाए, उसको पूरा पैसा खर्च करके घर पहुँचना है। then potential drop क्यों सेम रहेगा? जरा देखो, ये 2 वोल्ट है तो यहाँ पे ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। बताओ सेल पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 वोल्ट। अच्छा, 2 वोल्ट ले करके उसके बच्चे चले तो यहाँ सड़क पे तो नहीं गिराते जाएंगे ना पैसा। 2 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है और यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं गिरा होगा, कॉपर वायर तो नहीं हीट हुआ होगा ना, बोलो। अच्छा, 2 वोल्ट लेके चले, फिर यहाँ पर भी 2 वोल्ट लेके चले, वो रेट है जूल पर कूलम, एक कूलम चार्ज के पास 2 रुपए है, तो मान लो हर 2 बच्चे को 1 रुपया दे दिया कि तुम दोनों मिलके खा लेना। तो अब यहाँ और यहाँ के बीच का ड्रॉप बताओ। ये 2 है और देखो ये 2 वोल्ट है, और बताओ इसको क्रॉस करने के बाद कितना रह जाएगा? रजिस्टर को क्रॉस करने के बाद 0 हो जाएगा कि नहीं? तो फिर 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा शायद। देखो तो हाँ, तो जब ड्रॉप कर दो अपना पैसा उस दुकान में खर्च कर दो तो तुम्हारी जेब में कितना बचा? 0 पोटेंशियल। अब कोई पूछे कितना पोटेंशियल है, कितना खर्च कर सकते हो, तुम कह दो अब नहीं खर्च कर सकते, हम दुकान पे खर्च करके आए हैं, तो कितना हो गया ड्रॉप? 2 वोल्ट का ड्रॉप है कि नहीं? जो पैसा था खर्च हो गया, ड्रॉप कर दिया वहां पे। यहां पर क्या हुआ बताओ? यहां भी 2 वोल्ट का ड्रॉप है क्योंकि 2 इधर है, इधर 0 है। देखो ये सब 0 है, कॉपर पे तो कोई ड्रॉप नहीं होगा ना, रास्ते पे तो नहीं गिराते जाओगे पैसा। तो 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस भले ही अलग अलग क्यों ना हो लेकिन ड्रॉप कितने का होता है? ड्रॉप विल बी सेम। तो इफ different resistors are connected in parallel, then potential drop across each resistor is same. Then potential drop across each resistor
is same. However, लेकिन क्या होगा, टोटल करंट, ठीक है, पासिंग थ्रू डिफरेंट आर्म्स, इसके जो डिफरेंट आर्म्स हैं विल बी इक्वल टू द मेन करंट या करंट इन मेन आर्म, मेन सर्किट. हाउएवर, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट flowing through different arms आर्म्स लिखना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ दो रजिस्टर भी हो सकते हैं किसी किसी में, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि डिफरेंट रजिस्टर्स, तो कोई यहाँ दो रजिस्टर लगा दे, डिफरेंट आर्म्स बोलना ठीक है. तो मान लो इसमें बहने वाली करंट I1 है और इसमें बहने वाली I2 है, तो टोटल करंट I कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2. तो एक नदी है, उससे बहुत सारी उप नदियाँ निकल रही हैं, ट्रिब्यूटरी निकल रही, बाद में मिल गई तो फिर एक हो गई. तो इस तरीके से टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट आर्म इज इक्वल टू द करंट इन मेन आर्म, करंट इन मेन आर्म. इसको कहते हैं लॉ ऑफ करंट, जबकि इसको बोलेंगे लॉ ऑफ पोटेंशियल. लॉ ऑफ पोटेंशियल किस में अप्लाइड होता है, लॉ ऑफ करंट किस में अप्लाई होती है, बताइए. जिसको लॉ ऑफ पोटेंशियल सीरीज में होता है और लॉ ऑफ करंट, फिर वो पैरेलल में. अच्छी बात कही है. नाउ इतनी बात हो गई कि 6th क्वेश्चन देखिए. 6th क्वेश्चन क्या कहता है. नाउ 6th क्वेश्चन सेज कॉपर वायर का डायमीटर दिया है. अच्छा, कितना डायमीटर दिया है, 0.5 mm. तो रजिस्टर रेडियस कितना हो जाएगा, तो 0.25 0.25 मिलीमीटर. 25 नहीं बोला जाता, डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट अलग अलग बोले जाते हैं. तो अब इसको मीटर में बदलो. 1 mm में कितने मीटर, 1000 थोड़ी ना होता है. आप कह दो 1 पैसे में 1000 रुपया, ऐसी बात थोड़ी चलती है. छोटी चीज में बड़ी चीज ज्यादा नहीं हो सकती. बोलो 1 मिलीमीटर में 1000 किलोमीटर, हम तो 1 मिलीमीटर चल लिए और देखो 1000 किलोमीटर माना जाएगा. ऐसे होता है क्या, हाँ, दैट इज 10 to the power minus 3. 1 mm इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 3. तो कितना हो जाएगा, 0.25 mm. या फिर यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ, यहाँ लिखो 1 मीटर, यहाँ लिखो 1000 मिलीमीटर, क्योंकि दोनों सेम है तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, तो ये क्या आ गया, सो 0.25 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर आ गया. अब ये चीज़ तो हमारे पास रेडियस आ ही गई है. रेडियस आने के बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ दे रहा है. सो रेडियस इज 0.25 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर. दिस इज रेडियस. नाउ अब देखें रेडियस के अलावा क्या दे रहा है. रेजिस्टिविटी दे रहा है. रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 8 ओम मीटर. ये रेजिस्टिविटी है. और क्या दे रहा है, लेंथ पूछ रहा है और रेजिस्टेंस दे रहा है 10 ओम और लेंथ पूछ रहा है. तो अमित कुमार ये मुझे बताइए कि आर का क्या फार्मूला होता है. वी अपॉन आई तो होता है, और कुछ बताओ, हमें दूसरा फार्मूला चाहिए. ईशान, हाँ, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो R कितना है 10, रो कितना है 1.6,
कौन सा वायर होगा ये? 1.6 किसका होता है, कुछ याद है? सर सिल्वर। सिल्वर है। और एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो 10 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एल, और पाई को लो 3.14, और ये कितना ले लो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, ऐसा ले लिया। सब चीज़ें उधर ले जाओ तो एल खाली हो जाए, तो 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, दैट इज इक्वल्स टू एल। ये एल हो गया। अब देखो ये 10 है तो इसको लिखो 31.4, 0.25 है। अगर इसका 0.25 में 0.25 का करोगे तो 4 डेसिमल पहले 0 बढ़ेंगे, तो 0.0625, क्योंकि 2 डिजिट इधर राइट से देखा जाता है, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, तो इसलिए 0.0625 और -6, और नीचे क्या है, इट इज -8। ओके, इतनी बात हो गई। रिपीट हो रही है बार बार। इसको फिर से कैंसिल करते हैं। हाँ शायद उसने माइक खोल रखा, मैं तो अभी खोला था, मेरे वजह से नहीं हो रही थी। अब देखो, नाउ दिस मच इज एल, ये एल हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट अगर मान लीजिए यहां पर 2 डिजिट शिफ्ट करो, इससे बड़ा बना दो तो नीचे 100 लिख सकते हो। अगर 4 डिजिट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, नीचे 10,000 आ जाएगा, और 2 डिजिट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? सर आपका माइक ऑफ है। हाँ ना, अनम्यूट कर दो। ये देखो अनम्यूट हो गया। ये देखिए, अगर ये 4 डिजिट शिफ्ट करोगे तो नीचे 10,000 आ जाएगा, 625 करोगे तो, यस सर। और 2 ही डिजिट शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? 100। हाँ ये ठीक है, 6.25 करो और नीचे लिखो 1.6, और नीचे 100 आ गया है, देखो 10 टू द पावर 2, और इनटू कितना लिख दिया -8, और ऊपर क्या लिख दिया -6। बोलो बात समझ में आ गई? 2 डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया, तो 31.4 इंटू 6.25 और अपॉन 1.6, क्या इसे 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -8 को 10 टू द पावर -6 समझते हो? यस सर। तो क्या इसमें ऊपर और नीचे का 10 टू द पावर -6 चला जाएगा? हाँ सर। यस सर। अब 31.4 को 6.25 से मल्टीप्लाई करो। नाउ 31.4 इंटू 6.25, सो 5 से कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अब 2 से कर लीजिए तो 6 2 8, और अब 6 से कर लीजिए तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो हमारे पास क्या आ गया 0 5, एंड यहाँ पे क्या आ गया 11 आया था। देखो 6 5 11 12 आएगा, क्योंकि उधर से भी एक कैरी आ गया। फिर 12 हो गया तो 16 आ गया, फिर यहाँ कैरी तो 19, ये, और फिर 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 196.25। तो L कितना आ गया 196.25 और अपॉन 1.6, ये आ गया। सर ये 184 के आसपास ही आएगा शायद। चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, 1962.5 कर लो और 16 ऐसे कर लो। जब इसका एक डिजिट हटाओगे तो इसमें भी एक डिजिट हट जाएगा। अब ये 16 किया, बड़ा किया, इसको भी बड़ा करो एक डिजिट, तो क्या आ गया बताओ
1962.5 और यहाँ 16, बड़ा करो ना दोनों को, तो एक डिजिट इसका हटाया, इसका भी एक डिजिट हटाया। अब 16 से इसमें डिवाइड करो, तो बताओ 16 से 1962.5 को डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 16, फिर कितना आ गया 16 2 जा 32, फिर कितना आ गया 16 2 जा 32, फिर कितना आ गया, डेसिमल के बाद की चीज़ उतारो तो 16 6 जा 96, फिर 9 बचा तो 5 आ गया, ये आ गया। व्हाट ठीक है बोलो, सर, 2 डिजिट तक। 2 डिजिट तक ठीक है। सो इट इज 122.65, तो पीछे आंसर यही दिया है 122.65 मीटर। तो वो जो वायर है उसकी लेंथ कितनी आ गई 122.65। अब हम एक काम और करेंगे कि ये जो हमारे पास डिजिट है इसको मैं कैलकुलेटर से करके एक बार और देख लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही है। नाउ क्या डिजिट है 31.4। सर सही है। पीछे क्या सर सही है। क्या दे रहा है पीछे, वही है सर। यही है, तब सही है फिर। तो इसका मतलब है 122.65। सो द लेंथ ऑफ वायर इज 122.65। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।